स्टूडेंट्स, तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी वेलूर पार्ट 1 लैंग्वेज हिंदी के सिलेबस में युगे युगे क्रांति एक नाटक आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। आइए आज युगे युगे क्रांति इस नाटक की कथा वस्तु और उसके पात्रों का परिचय। छात्रों, युगे युगे क्रांति नाटक की वस्तु या इसका सारांश समझने से पहले इस नाटक की रचना करने वाले नाटककार, ड्रामेटिस्ट, प्लेराइट श्री विष्णु प्रभाकर का परिचय प्राप्त करेंगे। विष्णु प्रभाकर का जन्म यूपी यानी उत्तर प्रदेश में मीरनपुर गांव में 29 जून 1912 29 जून 1912 को हुआ था। शिक्षा उनकी पंजाब में हुई थी और कहानीकार के रूप में वो पहले मशहूर या प्रसिद्ध हुए। उसके बाद एकांकी और नाटकों की रचना उन्होंने की। उनकी रचनाओं में प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा संसार, माँ का बेटा आदि एक कहानी एकांकी संग्रह है। वन एक्ट प्ले, एकांकी माने वन एक्ट प्ले हैं। और आगे देखिए कि तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी आदि इनके उपन्यास हैं, नॉवेल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। धरती अब भी घूम रही है, मेरी प्रिय कहानियाँ आदि आदि एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये इनकी कहानियाँ हैं, यानी कहानी संग्रह इनके हैं। इस प्रकार विष्णु प्रभाकर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार रहे और यह नाटक युगे युगे क्रांति ये बहुत बड़ा नाटक नहीं है, बहुत छोटा सा नाटक है, इसलिए आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। और इसकी रचना, इस नाटक की रचना 1959, क्या 59 मैंने 59 नहीं है, 69 यानी 69 को 1969 यानी 1969 में लिखी गई रचना। छात्रों, अब हम इसकी वस्तु यानी इसका सारांश, समरी या इसकी कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो युगे युगे क्रांति का सारांश या कथा वस्तु। युगे युगे क्रांति एक नाटक है, एक लघु नाटक है, छोटा सा। और इस नाटक में युगे युगे क्रांति का मतलब है हर युग में आने वाली क्रांति। क्रांति यानी रेवोल्यूशन, पुरच्छी, हर युग में आने वाली क्रांति है ना, रेवोल्यूशन। तो हर समय में जो रेवोल्यूशन आता है तो उसको लेकर इस नाटक में पात्रों के माध्यम से विष्णु प्रभाकर ने स्पष्ट किया है। नाटककार ने क्रांति के विभिन्न रूपों का वर्णन इसमें किया है। तो क्रांति के अनेक रूप हम इसमें देख सकते हैं। वैसे नाटक में 5 पीढ़ियों की कहानी कही गई है ना। नाटक में 5 पीढ़ियों की 5 जनरेशंस, स्टोरी ऑफ 5 जनरेशंस टोल्ड इन दिस ड्रामा। तो पहली जो पीढ़ी है वो 1875 में शुरू होती है, यानी फर्स्ट जो जनरेशन है, पहली पीढ़ी है, वो 1875 के टाइम को, उसके समय को, युग का वो प्रतिनिधित्व करती है। यानी फर्स्ट जनरेशन रिप्रेजेंट्स द टाइम ऑफ 1875। तो इस पीढ़ी में
कल्याण सिंह और रामकली दो पात्र हैं। इस पीढ़ी में कल्याण सिंह और रामकली दो पात्र हैं। तो 1875 के एज को, टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले दो पात्र हैं कल्याण सिंह और रामकली। दोनों पति और पत्नी हैं। तो इस युग में इन 1875 यह कन्वेंशन रहा, ये ट्रेडिशन रहा कि दिन में, डे टाइम में बड़ों के, माता पिता या सास ससुर के होते हुए पति, हस्बैंड, अपने वाइफ यानी अपनी पत्नी का चेहरा, अपनी बीवी का चेहरा या मुंह नहीं देख सकता है, यानी देखना पाप है। सो इट इज प्रोहिबिटेड और इट इज नॉट अलाउड टू a husband to see his wife's face during or in daylight. So they have to meet only during night. Daytime आपस में देखना मना है। तो ये कन्वेंशन, ये ट्रेडिशन 1875 में रहा। तो कल्याण सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी। कल्याण सिंह चाहता है कि तो घर में रहकर पति पत्नी एक दूसरे से ना मिले, ना देखे, है ना, ये कैसी प्रथा है, ये कैसी परंपरा है। सो इस ट्रेडिशन को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस ट्रेडिशन, आई वॉन्ट टू रिवोल्ट, रेवोल्यूशन मैं करना चाहता हूँ, क्रांति करना चाहता हूँ। तो ही डिसाइडेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट दिस ट्रेडिशन। इसलिए कल्याण सिंह दिन में पत्नी का रूप देखने का एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। तो अपनी पत्नी रामकली का चेहरा देखने का साहस किया, धैर्य किया। तो इससे क्या हुआ, बड़ों के हाथों में कल्याण सिंह की पिटाई हुई। उसने दिन के उजाले में, जैसे वो घर आया करता था दोपहर का भोजन करने के लिए, वो थोड़ा देर से घर आएगा या फिर जल्दी आएगा। और रामकली जो ऊपर के कमरे में रहती थी वो सीढ़ियाँ उतरकर या तो पहले आएगी या फिर बाद में आएगी। इस प्रकार का एक प्लान बनाया गया कि दोनों आपस में सीढ़ियों के पास, इन स्टेयरकेस में एक दूसरे को देख सकें, मिल सकें, ऐसी योजना बनाई। तो दिन के उजाले में, दिन के डेलाइट में कल्याण सिंह ने अपनी पत्नी रामकली का चेहरा, रूप या फेस, मुंह देख लिया। तो उसने पाप किया, ट्रेडिशन को ब्रेक किया। इसके लिए अपने, तो आइए आगे बढ़ते हैं कि दूसरी पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी कल्याण सिंह और रामकली और द कैरेक्टर्स, कल्याण सिंह हस्बैंड, वाइफ रामकली, है ना। ट्रेडिशन, डे टाइम में पति पत्नी का चेहरा नहीं देख सकता है, कल्याण सिंह ने देख लिया तो उसकी पिटाई हुई, बट ही फील्स दैट ही डिड रेवोल्यूशन। तो यहाँ द सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी 25 साल के बाद, आफ्टर 25 ईयर्स, यानी 1875 प्लस 25 के बाद 1901 में, 1901 का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट करने वाले कैरेक्टर्स हैं। तो हु आर द कैरेक्टर्स इन द सेकंड जनरेशन 1901? दे रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ 1901। कल्याण सिंह सन, कल्याण सिंह का बेटा प्यारेलाल और उसकी पत्नी विधवा कलावती। उसकी पत्नी, उसकी वाइफ, वो विधवा रही, कलावती उसका नाम रहा। सो कलावती लाला सगुन चंद की बेटी है ना। लाला सुगन चंद की
या शगुन चंद की वो विधवा बेटी है कलावती। दूसरी पीढ़ी में कल्याण सिंह का बेटा प्यारेलाल जब वो बाहर गया था घर से, तो उसने देखा कि लाला शगुन चंद की बेटी कलावती विधवा बन गई है, तो अब उसका विवाह नहीं हो सकता है। तो उसने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि मैं इस विधवा से शादी कर लूँगा। So he didn't get any permission from his parents. Just he proceeded on the spot and he married Kalavati, who was a widow. जैसे ही वो घर आया, पता चला कल्याण सिंह को, तो कल्याण सिंह को अच्छा नहीं लगा। कल्याण सिंह को अच्छा नहीं लगा तो प्यारेलाल को वो क्रोध में आ गए, नाराज हो गए और अपने बेटे प्यारेलाल को खूब पीटा। लेकिन प्यारेलाल अपने दिए हुए वचन से वो मुकर कर नहीं पीछे हटा, भले ही उसे अपने घर से निकल जाना पड़ा और उसने समाज के बंधनों को तोड़कर लाला शगुन चंद की बेटी विधवा कलावती से शादी कर ली। तो ये पाप है। इन 1901 ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1901, तो मैरिंग ए विडो वॉज ए सिन, नॉट अलाउड। तो कल्याण सिंह के बेटे प्यारेलाल ने रेवोल्यूशन किया, ने क्रांति की। क्या क्रांति की? विधवा से शादी की, विधवा का पुनर्विवाह उसने किया। इसके लिए उसे क्या करना पड़ा? अपने पिताजी कल्याण सिंह के हाथों उसकी पिटाई हुई, है ना, उसे घर से निकलकर बाहर जाना पड़ा, फिर भी उसने कलावती से शादी की। तो अपने समय में रेवोल्यूशन करने वाले, क्रांति करने वाले कल्याण सिंह नेक्स्ट जनरेशन में जब अपना ही बेटा प्यारेलाल रेवोल्यूशन कर रहा है एंड ही वांट्स टू मैरी ए विडो, ही इज नॉट परमिटिंग, ही इज नॉट अलाउइंग हिम। नाउ वी एंटर द थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। 5 पीढ़ियों की बात मैंने बताई, तो तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन का समय है 1920-21, यानी लगभग आफ्टर 20 ईयर्स, 20 वर्ष के बाद 1920-21 के समय को, एज को, पीरियड को रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं प्यारेलाल की बेटी शारदा, है ना। हु इज रिप्रेजेंटिंग दिस पीरियड? प्यारेलाल्स सन, नॉट सन, प्यारेलाल्स डॉटर शारदा। तो शारदा ने क्या किया? शारदा पढ़ी लिखी है, शी इज एजुकेटेड। वो घर से बाहर निकलकर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, वो घर से बाहर निकलती है, घूमती है, पढ़ाई करती है और महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करती है। पुरुषों के साथ, है ना, पुरुषों के साथ, मेन के साथ, है ना, वो कदम से कदम मिलाकर चलती है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। इतना ही नहीं, वो मंच पर, स्टेज पर चढ़कर वो भाषण भी देती है, वो लेक्चर भी देती है। तो प्यारेलाल को ये अच्छा नहीं लगा। प्यारेलाल कौन है? शारदा के पिता। तो अपने समय में क्रांति करने वाले प्यारेलाल, बाय मैरिंग ए विडो कलावती, जब अपनी बेटी शारदा घर से बाहर जाती है, घूमती है, पढ़ाई करती है, पुरुषों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, वो भाषण दे सकती है, उसे अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी बेटी शारदा का साथ नहीं देते हैं।
और जब शारदा जब अंग्रेज़ों के खिलाफ़, ब्रिटिश राज के खिलाफ़ वो मंच पर भाषण वो दे रही होती है, कई लोग वहाँ पर जमा हुए हैं, तो वहाँ पर पुलिस आती है और शारदा को अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके ले जाती है और जेल में रखती है। तो प्यारेलाल को जब पता चलता है कि उसके बेटे को अरेस्ट किया गया है, तो उसे बुरा लगा, वो भड़क उठे, तो कहने लगे स्त्रियां जेल गई तो धर्म की रक्षा कैसे होगी, वो बेशर्म और निर्लज्ज हो गई है। आई कॉन्ट सपोर्ट माई डॉटर शारदा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसकी पत्नी कलावती बेटी को छुड़ाने की बात कहती है, जाकर जेल से छुड़ाओ, उसको रिलीज़ कराओ, बट वो मानता नहीं है, क्योंकि अगर जेल में अगर लड़की रात भर रहती है तो उसकी शादी हो सकती है क्या। तो इस प्रकार वो समाज से डरता है प्यारेलाल, और उसको छुड़ाने की, वो जेल से छुड़ाने की कोशिश नहीं करता है। और यही भी कहता है अगर शारदा जेल से छूटकर वो घर भी आती है तो उसे वो अलाउ नहीं करेगा, वो घर में उसको प्रवेश करने नहीं देगा। तो शारदा का जो बड़ा भाई है वो भी पिता की बात ना मानते हुए आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते हुए वो चला गया था घर छोड़कर, पिता की बात ना मानकर। शारदा के बड़ा भाई है, ज़्यादा उसका उल्लेख इस नाटक में नहीं आता है, उसने भी घर छोड़ दी थी, उसने घर छोड़ दिया था आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते हुए। शारदा जेल से छूटकर अपने साथी विमल के साथ, वो उसका एक साथी है, वो जाकर विमल नाम का, तो विमल के जो फादर हैं, विमल के जो पिताजी हैं चंद्रकिशोर, अच्छे विचारों वाले, आधुनिक विचारों वाले, आज जब उन्हें पता चलता है कि शारदा जेल गई है और वो भाषण दे सकती है, वो भाषण अंग्रेज़ों के खिलाफ वो भाषण देती है और समाज को सुधारने में लगी है, तो उनका अच्छा लगा और वो स्वयं अपने बेटे को लेकर जेल गए और पुलिस थाने गए और शारदा को जेल से छुड़वाया। ना केवल शारदा की रिहाई हुई, तो चौथी पीढ़ी 1942 को रिप्रेजेंट करती है। फोर्थ जनरेशन का समय है 1942। द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग 1942 दे आर शारदा का बेटा प्रदीप। प्रदीप अपने माता पिता ने शारदा और विमल की बात को ना मानते हुए वो जैनेट नाम की एक ईसाई लड़के से वो शादी करना चाहता है ना। तो थर्ड जनरेशन में शारदा ने जो किया वो रेवोल्यूशन था, है ना। लड़की पढ़ नहीं सकती है, लड़की की पढ़ाई नहीं हो सकती, उच्च शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर सकती है, तो उसके खिलाफ शारदा ने पढ़ाई की। वो बाहर पुरुषों के बराबर वो घूमती थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो भाषण देती थी। इस तरह शारदा ने जो किया वो एक रेवोल्यूशन था, एक क्रांति थी। तो अपने समय में क्रांति करने वाले प्यारेलाल ने अपनी बेटी को क्रांति करते हुए देखा तो उसे उसका आदर नहीं किया, उसको सपोर्ट नहीं किया। बट इन फोर्थ जनरेशन 1942 में शारदा का बेटा प्रदीप नाउ ही वांट्स टू मैरी ए क्रिश्चियन गर्ल जैनेट। जब उसने अपनी माँ से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ जैनेट से, जैनेट, तो शारदा शी इज़ ब्रॉड माइंडेड बिकॉज शी डिड रेवोल्यूशन इन हर पीरियड। वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस मैरिज, बट वन स्मॉल कंडीशन, माई रिक्वेस्ट इज, तो जैनेट का जो नाम है, शी इज़, वो क्रिश्चियन लगता है, क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन ही है, ईसाई है, उसका नाम हम चेंज करेंगे। वी चेंज हर नेम अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजन। हम अपने हिसाब से उसका नाम बदली करेंगे, चेंज करेंगे।
बदल देंगे। तो जैनेट का नाम बदलकर हम उसको जाह्नवी रखेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार उसका नाम हम जैनेट को जाह्नवी बनाएंगे। तो विमल और शारदा तो शादी के लिए हाँ कहते हैं, लेकिन विथ दिस कंडीशन। लेकिन उनका बेटा प्रदीप इस शर्त को, इस कंडीशन को, इस रिक्वेस्ट को वो नहीं मानता है। वो कहता है कि नाम बदल जाने से गुण और दोष नहीं बदलते हैं, है ना। क्या नाम चेंज करने से क्या उसके कैरेक्टर बदलता है ना? तो नहीं। इसलिए विमल जब वो कहता कि हम नाम नहीं बदलेंगे, प्रदीप नहीं मानता, तो वो घर से बाहर। सो जो भी प्रदीप और जैनेट ने किया वो रेवोल्यूशन था, है ना। प्रदीप ने शादी की, वो भी इंटर रिलीजन हुआ, है ना। हिंदू धर्म का लड़का प्रदीप ने ईसाई लड़की जैनेट से शादी की। इट वॉज रियली ए रेवोल्यूशन, ए रिवोल्ट उसने किया। लेकिन अपने समय में रेवोल्यूशन करने वाली शारदा उसका नाम यानी जैनेट का नाम जाह्नवी बदलने को कहती है, लेकिन वो मानता नहीं है। आप देखिए 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन, 5th पीढ़ी बिलोंग्स टू मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल, टुडेज टाइम। दे रिप्रेजेंट मॉडर्न टाइम। इसके पात्र हैं, कैरेक्टर्स आर प्रदीप और जैनेट का बेटा अनिरुद्ध है, सन ऑफ प्रदीप एंड जैनेट अनिरुद्ध है, एंड देयर डॉटर अन्विता, मीन्स अनिरुद्ध और अन्विता आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अनिरुद्ध है बेटा प्रदीप का और बेटी अन्विता। दे आर सो मॉडर्न, इतने वो मॉडर्न होते हैं, आधुनिक होते हैं कि दे डू नॉट बिलीव इन मैरिज सिस्टम। इस पीढ़ी को विवाह की व्यवस्था में, परंपरा में विश्वास नहीं है ना। दे वॉन्ट टू बी फ्रेंड। तो प्रदीप अन्विता की शादी दीपक से करना चाहता है, प्रदीप, है ना। प्रदीप 4th जनरेशन वाला प्रदीप है, जो उसका बेटा अनिरुद्ध है। तो प्रदीप चाहता है कि उसका बेटा या उसकी बेटी अन्विता की शादी वो दीपक से करना चाहता है, लेकिन अन्विता वो नेल्सन से शादी करना चाहती है और वो यूरोप जाने का फैसला करती है। तो बेटा अनिरुद्ध भी वो सिर्फ प्रेम करना चाहता है। प्रेम के नाम पर वो संगिनी, साथी को बदलता है। प्रेम के नाम पर संगिनी यानी अपने गर्लफ्रेंड को बदलता रहता है, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये जो पीढ़ी है वो शादी में विश्वास नहीं करती है। और वो कहता है अपने पिताजी प्रदीप के कहने पर, अनिरुद्ध कहता है कि प्रेम हर हालत में राजनीति से बेहतर है, क्योंकि प्रदीप इज इन पॉलिटिक्स। वो किसी पार्टी का वो सदस्य है। और वो अपने पिताजी से कहता है अनिरुद्ध, प्रेम हर हालत में राजनीति से बेटर है। पिताजी, फादर प्रदीप is changing his parties, political parties। बेटा सन अनिरुद्ध वो अपनी सहेली को, संगिनी को बदलता है, अपने फ्रेंड को बदलता है, चेंजिंग हिज फ्रेंड्स। वो अपनी नई प्रेमिका रीता से मिलवाता है। एक दिन वो अपने घर आता है, नई फ्रेंड से, नई जो गर्लफ्रेंड, जो प्रेमिका है, उसे लेकर घर आता है। उसका नाम रीता है ना। इतने में शारदा की जो बेटी है वो सुरेखा भी वहाँ आ जाती है। शारदा का जो सिर्फ जो बेटा हम जानते हैं, प्रदीप जाकर जैनेट से शादी करता है, लेकिन उसकी एक बेटी है सुरेखा, वो वहाँ आती है। वो अन्विता को अनिरुद्ध की तुलना में ज़्यादा दकियानुसे और पुरातन पंथी बताती है। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि 5th जो जनरेशन है, 5वीं जो पीढ़ी है, वो आधुनिक पीढ़ी है, मॉडर्न जनरेशन है। तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले जो पात्र हैं वो प्रदीप और जैनेट का जो बेटा अनिरुद्ध और उनकी बेटी अन्विता है। दे आर सो मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न, दैट दे डू नॉट बिलीव इन मैरिज, सिस्टम ऑफ मैरिज। तो दे कीप ऑन चेंजिंग देयर फ्रेंड्स, है ना।
अन्विता अपने बॉयफ्रेंड को बदलती है, अनिरुद्ध अपने गर्लफ्रेंड को बदलता है। एंड ही सेज दैट हिज फादर यूज्ड टू चेंज हिज पॉलिटिकल पार्टीज अकेशनली, इसलिए मैं भी अपनी संगिनी को बदलता हूँ। तो उसके अनुसार तो प्यार जो प्रेम है वो राजनीति से बेटर है। तो सुरेखा जो शारदा की बेटी वहाँ आती है और वो भी कहती है कि मैं अन्विता की शादी में जाना चाहती हूँ। और अनिरुद्ध सुरेखा अन्विता को वहाँ सब घर छोड़कर चले जाते हैं। सुरेखा भी चली जाती है, अनिरुद्ध भी जाता है और अन्विता भी घर छोड़कर जाते हैं। और प्रदीप और जैनेट वो घर में अकेले वो रह जाते हैं, क्योंकि वो उनकी बात को, वो उनके व्यवहार को पिता प्रदीप और जो जैनेट दोनों स्वीकार नहीं करते हैं। ये जो कुछ भी यानी विवाह की व्यवस्था में विश्वास नहीं करना एक प्रकार का रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। क्रांति क्या है? जो ट्रेडिशन है ना, ट्रेडिशन क्या है? शादी करना। तो शादी के सिस्टम में विश्वास नहीं करना उस ट्रेडिशन को ब्रेक करता है, क्रांति मानता है। यानी अनिरुद्ध और अन्विता दोनों ये मानते हैं, ये स्वीकारते हैं कि वो जो भी करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो क्रांति है, रेवोल्यूशन है। एंड वॉट एवर, आइए 5 पीढ़ियों के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक और कैरेक्टर के बारे में, पात्र के बारे में जो इस नाटक को देख रहा था। 5 पीढ़ियों की कहानी मंच पर जो खेल रहे हैं वो देख रहा था। उसका नाम है देवी प्रसाद। तो देवी प्रसाद भी एक पात्र बन जाता है इस नाटक का, जो इस नाटक के आसपास, मंच के स्टेज के आसपास घूम रहा, इस थिएटर के आसपास घूम रहा है। उसकी अपनी एक कहानी है। एंड ही इज़ नॉट एबल टू मैरी हिज डॉटर ज्योत्सना। वो अपनी बेटी की शादी वो नहीं कर सकता है, उसको लेकर वो परेशान है, चिंतित है। अचानक जब नाटक समाप्त होता है तो वहाँ पर उसकी पत्नी आ जाती है, दौड़ते हुए आती है। वो बताती है कि हमारी बेटी ज्योत्सना है, वो कोर्ट में जाकर शादी कर ली है, घर छोड़कर चली गई और कोर्ट में मैरिज कर लिया है। तो देव प्रसाद फील सो हैप्पी, वो फ्री ऑफ टेंशन हो जाता है, उसका तनाव दूर हो जाता है। एंड ही फील्स एज इफ इज गेटिंग स्लीप, उसे नींद आने लगती है। तभी वहाँ पर इस नाटक को खेलने वाला, ये जो नाटक वहाँ पर चल रहा है, इस नाटक के जो सूत्रधार हैं, नाटक के जो डायरेक्टर हैं, सूत्रधार उसको कहते हैं, उनका नाम नहीं है। उनको लगता है एंड ही फाइंड्स दैट दिस इज द बेस्ट कंक्लूजन पार्ट ऑफ द ड्रामा, कि दिस इज रियल रेवोल्यूशन। ये सचमुच की क्रांति है कि व्हेन फादर थिंग्स लाइक दैट, कि अपनी बेटी घर छोड़कर चली गई है और कोर्ट में शादी कर ली, तो देव प्रसाद फील्स सो हैप्पी, है ना, उसको टेंशन दूर हो जाता है। ऐसा वो जब फील करता है तो इस नाटक के डायरेक्टर को लगता है दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, आई गॉट रेवोल्यूशन। ये सच, यानी एक्चुअली ही इज इन सर्च ऑफ रेवोल्यूशन, ट्रू रेवोल्यूशन, एंड ही फाइंड्स दैट एंड ही फील्स दैट दिस इज ट्रू रेवोल्यूशन। जब वो ऐसा सोच रहा होता है तो तभी अचानक जब सो रहा होता है, सोने लगता है, नींद आने लगती है देवी प्रसाद को, अचानक वो उठ जाता है और कहता है कि हाँ, नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, मेरी बेटी ज्योत्सना ऐसा नहीं कर सकती है। वो इस प्रकार बाहर जाकर शादी मेरी अनुमति के बिना, मेरी परमिशन के बिना वो नहीं कर सकती है। और वहाँ से वो उठकर वो दौड़ने लगता है। तो वहाँ पर नाटक यही समाप्त होता है, पर्दा गिर जाता है। यानी संघर्ष जो है, क्रांति के लिए जो क्रांति के लिए जो वो सर्च कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, तलाश रहे थे, सचमुच क्रांति को ढूंढ रहे थे नाटककार, ये जो सूत्रधार है, डायरेक्टर, उनको वो मिलता नहीं, क्योंकि दिस स्ट्रगल गोस ऑन। क्योंकि जब देव प्रसाद उठकर भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं अपनी बेटी की तलाश में, बेटे को वापस बुलाने के लिए, तो आइए देखते हैं कि इस नाटक की जो विशेषताएं हैं, इस नाटक की जो विशेषताएं, द इम्पोर्टेंट जो फीचर्स क्या होता है। नाटक जो आपने अभी देखा, 5 पीढ़ियों की बात, कहानी आपने सुनी, तो आपको क्या लगता है कि क्रांति क्या है? जो नाटककार विष्णु प्रभाकर
ये नाटक लिखा है तो क्रांति को वो तलाश रहे हैं। ये हर युग की क्रांति ही युगे युगे क्रांति कहलाती है। परिस्थिति के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, पर्यावरण के अनुसार ये क्रांति बदलती है। इस क्रांति को ढूंढना और इसको स्पष्ट करना, इसको क्लैरिटी देना, क्लैरिफाई करना इस नाटक का उद्देश्य है, पर्पस है, इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसमें 5 पीढ़ियों की कहानी, 5 पीढ़ियों के जो पात्र हैं, 5 पीढ़ियों के प्रतिनिधि पात्र हैं, 5 पीढ़ियों के रिप्रेजेंटिंग जो कैरेक्टर्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स हैं, उनके माध्यम से ये क्रांति के बदलते रूप को, है ना, क्रांति के रूप को दिखाया गया है। नॉट ओनली द फेस ऑफ द रेवोल्यूशन बट आल्सो द चेंजिंग फेस ऑफ रेवोल्यूशन को इसमें दिखाया गया है ना। और किस प्रकार जो हर समय में होने वाली क्रांति अगले समय में, अगली पीढ़ी के दौर में, अगले टाइम में जो है वो किस प्रकार वो ट्रेडिशनल बन जाती है, कन्वेंशन बन जाती है, उसको क्रांति ही नहीं माना जाता है। तो हर पीढ़ी को अपने समय, अपने से पूर्व की जो पीढ़ी ने जो किया वो क्रांति नहीं लगती, सिर्फ वो रिएक्शन लगता है। इस प्रकार हर पीढ़ी अपने कार्य को ही क्रांति मानती है। कल्याण सिंह और रामकली समझते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो क्रांति है। सिमिलरली प्यारलाल और कलावती फील्स दैट व्हाट एवर दे डिड इज ए रेवोल्यूशन। सिमिलरली प्रदीप जैनिट ने जो कुछ किया वो रेवोल्यूशन था। और शारदा भी फील करती है कि मैंने जो कुछ किया, मैं जेल गई, मैं वो रेवोल्यूशन रहा। और अनिरुद्ध जो कुछ कर रहा है, शादी के सिस्टम में विश्वास नहीं करते हुए वो अपनी संगिनी को बदलता है, वो रेवोल्यूशन रहा। इस प्रकार क्रांति का रूप हर समय में, हर पीरियड में वो बदल रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, पात्रों के चयन में, पात्रों के कैरेक्टराइजेशन में और पात्रों के जो डायलॉग्स में, संवादों में, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जो ड्रामा है उसमें, और द लैंग्वेज एंड द स्टाइल ऑफ द राइटिंग है इस नाटक का, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अभिनयता है। अभिनयता माने स्टेज क्राफ्ट इसको कहते हैं। तो स्टेज के लिए बदल जाना, वेदर दिस स्टोरी, दिस ड्रामा इज फिट टू बी प्लेड ऑन स्टेज। क्या ये नाटक खेल सकते हैं? इज इट सूटेबल फॉर स्टेज क्राफ्ट? तो वो उसकी दृष्टि से भी, मंच की दृष्टि से भी, है ना, स्टेज पर ये आसानी से इस ड्रामा को प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं सब मिलकर। तो ऐसा एक नाटक है। तो इन सब दृष्टियों से, फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ व्यू और एंगल्स, है ना, ये जो नाटक है युग युगीय क्रांति, विष्णु प्रभाकर की ये रचना, नाटक एक सफल, एक सक्सेसफुल ड्रामा नाटक कहा जा सकता है। तो आपको एग्जाम में जो है इसके समरी विल बी आस्क्ड, यू कैन कंसाइज एंड ब्रीफ इट लिख सकते हैं, या फिर कैरेक्टर्स विल बी गिवन। शारदा का जो कैरेक्टराइजेशन है